जिन सभी प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। जैसे आप सभी को पता है, आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है। ठीक है, आपका एग्जाम जो है एकदम नजदीक आ चुका है। इस समय आपको धैर्य और साहस के साथ काम करना चाहिए और दमदार तैयारी करना चाहिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बेटा इस समय रिवीजन की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा जो टॉपिक छूटे हुए हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, उनको कंप्लीट करने का समय है। तो आइए आज हम लोग एक महत्वपूर्ण सेशन को लेकर आए हुए हैं। जी हाँ, मानवाधिकार के विषय। क्योंकि आपको पता है, जो 17-18 फरवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसमें मानवाधिकार से हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम लोग मानवाधिकार का जो एक छोटा सा टॉपिक है, इसको हम लोग कंप्लीट करने का काम कर रहे हैं। आइए बिना समय गंवाए हुए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की जो क्लास होने वाली है वह मानवाधिकार पर रहने वाली है। ठीक है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर होने वाली है। हाँ, इस क्लास के बाद आपसे मानवाधिकार से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये वादा है आपके भाई का आपसे। तो आइए शुरुआत करते हैं और अंत तक बने रहिए आप इस क्लास में। ठीक है, दिया गया है मानवाधिकार। मानवाधिकार जो होता है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि समय अब इधर उधर फर्जी की चीजें पढ़ने का नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट हम लोग आज चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो मानवाधिकार है यह गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, और यह एक फिर आपको याद होना चाहिए यह एक संविधिक संस्था है या विधिक संस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, संविधिक संस्था या विधिक संस्था क्या होती है? विधिक संस्था वो होती है जो कानून के तहत या संसद में पास करके सांसदों के द्वारा जो संसदीय प्रणाली के द्वारा बनाई जाती है, तो उसे विधिक यानी कानून के तहत अलग से इसको बनाया गया है, क्योंकि ये हम सब इंसानों के लिए बहुत जरूरी थी। ठीक है, तो याद रखना है यह एक संविधिक या विधिक संस्था है। आगे आपसे पूछेगा जो ये आपका मानवाधिकार है, इस मानवाधिकार का गठन कैसे किया गया? तो मानवाधिकार का जो गठन है यह संसदीय विधि के द्वारा इसका गठन किया गया। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, संसदीय विधि द्वारा इसको जो है गठन किया गया। आगे आपसे पूछेगा मानवाधिकार, ये मानवाधिकार क्या होता है? तो मानवाधिकार जो होता है आपका मानव होने के नाते जो प्राप्त अधिकार होते हैं उसे मानवाधिकार कहते हैं। जो चीजें आपको जन्म से प्राप्त हो, जैसे ठीक है, जो चीजें आपको जन्म से प्राप्त हो, जैसे जाति। ठीक है, आप यहाँ आने के बाद अपनी जाति नहीं बनाई है, क्योंकि आपका जब जन्म हुआ किस कास्ट में हुआ है, तो कुछ अधिकार हमें प्राकृतिक जो है हमें जन्म से ही मिल जाते हैं और कह देते हैं कि आप यादव हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप शूद्र हैं, जो भी कुछ है। तो कुछ चीजें हमें जन्म से मिल जाती हैं। जात जैसे लिंग। ठीक है, लिंग अगर हम पुरुष हैं, ठीक है, तो वो हमें जन्म से मिल गया है। ये यहाँ आकर हमने अपने आप को नहीं बताया कि हम पुरुष हैं कि हम महिला हैं। ठीक है, तो जात हो गया, लिंग है, राष्ट्रीयता है तथा धर्म आदि बिना भेदभाव के प्राप्त अधिकार। ये जरूर याद रखना, जो बिना भेदभाव के हमें प्राप्त अधिकार है उन्हें मानवाधिकार कहते हैं। ये चीजें आप लोग याद रखना। आगे दिया गया है एक कथन है नेल्सन मंडेला जी का। ये बहुत ज्यादा, ये लगातार 2 बार तो एसआई में ही पूछा गया है। यह कथन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इस कथन को आप लोग याद कर लेना है, इस पे जरूर एक बार हाईलाइट करके इसको लिख लेना है। नेल्सन मंडेला का एक कथन है, इन्होंने कहा था, लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना, ठीक है, मानवता को चुनौती देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था कि लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना, मानवता को चुनौती देना है। यह कथन किसका है? ऑप्शन दे देगा नेल्सन मंडेला, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी और लाला लाजपत राय। तो इस प्रकार करके इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं और सीधा पहले आपका कथन दे दिया जाता। तो आप याद रखना है कि लोगों को उनके मानवाधिकार से वंचित करना, यह मानवता को चुनौती देना है। यह कथन नेल्सन मंडेला जी का है। ठीक है, फिर आपसे सीधा पूछेगा कि बताइए कि जो हमारा मानवाधिकार है, इस मानवाधिकार की स्थापना कब होती है? जो मानवाधिकार होती है यह यूएन महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार आयोग का गठन होता है। ठीक है, गठन किया जाता है। ये डेट आप याद रखना है, 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार का गठन होता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है, इसको याद रखना है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस भी मनाया जाता है। आपसे सीधा ये भी पूछ सकता है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर। ठीक है, गठन कब हुआ? तो 10 दिसंबर 1948 को हुआ था यूएन महासभा द्वारा। फिर आपसे पूछेगा मानवाधिकार के जनक कौन है? ठीक है, जो मानवाधिकार के जनक है वो प्रोफेसर हेनकिन, किन लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, किन हो जाएगा आपका प्रोफेसर हेनकिन, जो आपके हैं ये मानवाधिकार के जनक माना जाता है। मानवाधिकार का जब गठन हुआ था तब 58 देश शामिल हुए थे। ये बात आपको याद रखना, आपसे पूछेगा जब मानवाधिकार का गठन हुआ
तब कुल इसमें कितने देशों ने भाग लिया था? तो कुल 18 देशों ने भाग लिया था, और उसमें से 48 देशों ने इसके जो है पक्ष में मतदान किया था। ठीक है, तो 58 में 48 देश ऐसे थे जिन्होंने मानवाधिकार के पक्ष में मतदान किया, और 10 देश ऐसे रहे होंगे जिन्होंने इसके विपक्ष में मतदान किया। ठीक है, तो याद रखना है मेरे दोस्त, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और बिल्कुल आपके लेवल के हैं। ठीक है, इसी लेवल से क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं, तो आपको याद होना चाहिए। जब हमारा जो है मानवाधिकार का गठन हुआ तो 58 देशों ने भाग लिया, 58 में से 48 देशों ने मानवाधिकार के पक्ष में जो है मतदान करने का काम किया था। आगे दिया गया मानवाधिकार को इंग्लिश और फ्रेंच। ठीक है, मानवाधिकार को इंग्लिश और फ्रेंच द्विभाषी दस्तावेज के तौर पर अपनाया गया था। यह बात आपको याद होना चाहिए। जब मानवाधिकार का दस्तावेज तैयार किया गया तो 2 भाषाओं का प्रयोग किया गया था, पहली भाषा इंग्लिश थी और दूसरी फ्रेंच भाषा थी। फिर उसके आगे आइए जानते हैं आधिकारिक अनुवाद। ठीक है, आधिकारिक अनुवाद जब इसका किया गया तो 3 भाषाओं में किया गया। पहली भाषा थी चीनी, दूसरी थी रूसी, और तीसरी जो भाषा थी वो स्पेनिश भाषा थी। आपसे पूछेगा जब मानवाधिकार आयोग का जो दस्तावेज था, जब उसका आधिकारिक अनुवाद किया गया तो कितनी भाषाओं में किया गया था? 3 भाषाओं में किया गया। पहली भाषा चीनी, दूसरी रूसी, और जो तीसरी थी वो कौन सी थी? स्पेनिश भाषा। ये आपको याद रखना है। हाँ, लेकिन इस दस्तावेज ने एक और रिकॉर्ड बना दिया, इसको याद रखना है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड 2019। आपको पता है गिनीज बुक ऑफ जो रिकॉर्ड होता है, यह किसी भी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए जब सर्वश्रेष्ठ काम आप करेंगे तभी इस बुक में आपका नाम चढ़ सकता है। तो जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड 2019 है, इसमें क्या हुआ था? देखिए दोस्त, 298 अनुवादों के साथ, ठीक है, 298 अनुवादों के साथ सर्वाधिक अनुवादित दस्तावेज मानवाधिकार बना। ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा भाषाओं में कोई दस्तावेज का अगर अनुवाद हुआ है तो वो मानवाधिकार आयोग का दस्तावेज है। यह 2019 के अनुसार था। कितनी भाषाओं में हुआ था? 298 भाषाओं में मानवाधिकार का जो दस्तावेज है इसका अनुवाद किया गया। तो ये 298 कोई छोटा आंकड़ा नहीं होता है मेरे भाई, ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। लेकिन ये बात अभी 2019 की है। आइए आगे और देखते हैं, 2023 तक, ठीक है, 2023 तक 555 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। तो याद रखना है 2019 तक तो 298 भाषाओं में अनुवाद हुआ था, 2023 आते आते इसका जो अनुवाद है 555 भाषाओं में कर दिया गया। इसका सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि लगभग कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, 4-6 देशों को छोड़ दिया जाए, तो आज की डेट में लगभग सारे देशों में मानवाधिकार लागू हो गया। जो सारे देशों के लिए एक नियम, एक कानून और सारा एक प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो जब पूरे विश्व में ये जब लागू होगा और हर देश की अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं, तो सब देशों ने इसका अपने अपने भाषाओं में इसका अनुवाद करने का काम किया। तो 2023 तक जो है कुल 555 भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका था। फिर आपसे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछेगा कि मानवाधिकार जो है इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें जो है कुल 30 अनुच्छेद आते हैं मानवाधिकार में। आइए जानते हैं वो 30 अनुच्छेद कौन कौन से हैं, उनके विषय में भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले दिया गया अनुच्छेद 1। ठीक है, अनुच्छेद 1 दिया गया है और अनुच्छेद 1 में है सभी मनुष्य स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं। ठीक है, यह बात आप सभी को पता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और एक समान पैदा हुए हैं, और ठीक है, तो इनके एक समान व्यवहार भी किया जाना चाहिए, यह अनुच्छेद 1 में कहा गया है। दूसरा दिया गया अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 2 में कहा गया भेदभाव से मुक्ति। ठीक है, जो आपसी भेदभाव है, इस भेदभाव से क्या है? मुक्ति होनी चाहिए, सब लोग एक जैसे हैं। अनुच्छेद 3 में कहा गया जीवन का अधिकार। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार है। अब जीवन जीने का अधिकार कैसे होगा? जीवन जीने का अधिकार कैसे होगा? ठीक है, जीने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, जैसे चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं, जहां चाहे पढ़ सकते हैं, यही सारी चीजें जो है जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 4 में क्या है? गुलामी से मुक्ति। कोई गुलाम नहीं होगा, अगर कोई चाहेगा स्वेच्छा से काम करना तो करेगा, नहीं चाहेगा तो कोई बात नहीं। तो गुलामी से मुक्ति अनुच्छेद 4 में है। अनुच्छेद 5 में दिया गया यातना से मुक्ति। अनुच्छेद 6 में है कानून के समक्ष याचना। अनुच्छेद 7 में आपका दिया गया विधि के समक्ष क्षमता। और अनुच्छेद 8 छोड़िए, कोई बात नहीं। अनुच्छेद 9 में दिया गया है मानहानि हिरासत से संरक्षण। अनुच्छेद 10 में दिया गया है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। आइए आगे देखते हैं अनुच्छेद 11 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 11 में दिया गया दोषी साबित होने तक निर्दोष मान। ठीक है, मान लो कि हमको या आपको किसी भी मामले में गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार किया गया तो जब तक कोर्ट हमें दोषी साबित ना कर दे तब तक
तब तक हम निर्दोष हम माने जाएंगे। ठीक है, हमें शक के आधार पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हम दोषी ही हों। तब तक दोषी नहीं होंगे जब तक आपका जो कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है या कोई भी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहां आपको ले जाया गया, जब तक वो साबित न कर दे कि आप दोषी हैं, तब तक आप दोषी नहीं माने जाएंगे। अगर कोई आपको दोषी मानता है या ऐसे कोई कमेंट करता है तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अनुच्छेद जो सब आपका मानवाधिकार का अनुच्छेद 11 है इसके तहत। अनुच्छेद 12 दिया गया, इसमें निजता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 13 दिया गया है आवाजाही एवं निवास की स्वतंत्रता है। और मानवाधिकार का जो अनुच्छेद 14 है, इसमें शरण का अधिकार है। अनुच्छेद 15 में राष्ट्रीयता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद जो 16 दिया गया है, इसमें विवाह एवं परिवार बसाने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 17 में संपत्ति का अधिकार दिया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद जो 18 है, इसमें धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 20 में शांति पूर्वक सभा की स्वतंत्रता। ठीक है, सभा में कोई बात विवाद नहीं होना चाहिए, आसानी से आप सभा लगा सकते हो, मीटिंग कर सकते हो, ये चीजें यहाँ पर कही गई हैं। आइए जानते हैं अनुच्छेद 21 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 21 में दिया गया सार्वजनिक मामलों में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, अब सार्वजनिक मामले कौन होंगे, जैसे मार्केट में जाने का अधिकार, मतदान देने का अधिकार, यही सारी चीजें। तो सार्वजनिक जो मामले हैं यहाँ पर भाग लेने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 दिया गया है, इसमें दिया गया है सामाजिक सुरक्षा। ठीक है, अनुच्छेद 23 में है काम का अधिकार, सामान्य कार्य का समान वेतन। ठीक है, काम, मान लो एक काम एक पुरुष कर रहा है और वही काम एक महिला कर रही है, लेकिन लोग करते क्या है, वहीं पे पुरुष को 100 रुपए 150 रुपए ज्यादा दे देते हैं, और वहीं पर जब एक महिला होती है उसको 150 रुपए कम देने का काम करते हैं, जबकि दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं। तो ये मानवाधिकार कहता है जब एक कार्य है तो दोनों का एक वेतन भी होना चाहिए। ये बात यहाँ पर अनुच्छेद 23 में कही गई है। फिर अनुच्छेद 24 है आपका आराम का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 25 है पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार। अनुच्छेद 26 में शिक्षा का अधिकार, आप पढ़ लिख सकते हैं। अनुच्छेद 27 में संस्कृति आपकी जो होती है, ठीक है, कल्चर, कलात्मक और वैज्ञानिक जीवन में भाग लेने का अधिकार, ये सारी चीजें यहाँ पर कही गई हैं। अनुच्छेद 8 आपका है 28 है, अनुच्छेद 28 में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष दुनिया, ठीक है, सुनवाई का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 29 है अपने समुदाय के प्रति कर्तव्य, अपने समुदाय, जाति या धर्म के जो प्रति आपका कर्तव्य है, वो कर्तव्य आप मना सकते हैं, लोगों की सहायता कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, ये सारी चीजें। फिर आगे अनुच्छेद 30 में मानवाधिकार के हस्तक्षेप, मानवाधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, कोई अगर चाहे तो मानवाधिकार में कोई जो है हस्तक्षेप नहीं करता। ये जो अधिकार है ये सभी को दिए गए हैं, सभी मनुष्यों को दिए गए हैं। तो मानवाधिकार के अनुच्छेद है, इनके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, आइए जानते हैं हम आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको भी जानते हैं। मानवाधिकार जो आयोग है इसका गठन भारत के अंदर कब होता है, या भारत इसका कब जो है सदस्य बनता है, तो याद रखना है भारत के अंदर 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन होता है मानवाधिकार का। और इसमें कुल जो सदस्य हैं वो सदस्य की संख्या 13 है। ठीक है, पहले जो है 9 सदस्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में अब इसमें कुल सदस्य की जो संख्या है वो 13 हो चुकी है। फिर आपका मानवाधिकार, ठीक है, मानवाधिकार का जो अध्यक्ष एवं जो सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है 3 वर्ष या 70 वर्ष, इसको समझना। मान लो आपका इसका जो अध्यक्ष होता है वो मुख्य न्यायाधीश होता है, हाई कोर्ट का जो राज्य के लेवल का बनता है। ठीक है, तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो रिटायर होता है। ठीक है, तो लगभग वो 65 साल के आसपास वो रिटायर होता है। उसके बाद उसको जब बनाया जाता है, ठीक है, तो मान लो 65 साल वो रिटायर होते उसको बना दिया गया मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो वो अधिकतम कितने दिन रहेगा, 3 साल, यानी 68 साल में वो रिटायर हो जाएगा। लेकिन मान लो कि कोई व्यक्ति 1-2 साल रेस्ट पे होता है, उसके बाद उसे बनाया, यानी 68 या 69 में बनाया जाता है, तो फिर जरूरी नहीं कि वो 70 साल पूरा ही कर ले। ठीक है, वो 3 साल कार्यकाल पूरा ही कर ले, हो सकता है 70 साल पूरा हो जाए तो 70 साल में इसे रिटायर कर दिया जाएगा। ठीक है, 70 साल से ज्यादा इसे नहीं बनाया, क्योंकि 70 साल के बाद जो उम्र होती है वो रेस्ट करने की, आराम करने की उम्र होती है, काम करने की उम्र नहीं होती। ये बात आपको याद रखना है। आगे दिया गया है जो उत्तर प्रदेश राज्य का मानवाधिकार आयोग है। उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है, 7 अक्टूबर 2002 को होती है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वह लखनऊ के अंदर है। ये बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। और आपका जो पेपर है उसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, पेपर की आपकी जो डेट है वो आ चुकी है, और आपको इस समय जो है मेहनत करना है। ठीक है,
इस समय मेहनत करना है, क्योंकि पेपर की डेट जो आपकी आ चुकी है, समय गुजर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। और आप लोग जो है लोगों के ताने भी सुन रहे हैं, ये भी मुझे पता है। और बहुत सारे लोग जिधर निकलते होंगे, लोग ऐसे देखते हैं जैसे पता नहीं आपने उनके साथ क्या कर दिया है। और मुझे ये अच्छी तरह से ये बात भी पता है, जब घर में एक जवान बालक पढ़ाई कर रहा होता है, तो माता पिता पर शायद प्रेशर नहीं होता है, माता पिता पे जोर नहीं होता है, और गुरुजनों पर भी जोर नहीं होता है, ठीक है, गुरुजनों पर भी शायद जोर नहीं होता है, मगर जो बच्चा होता है उसके ऊपर भी शायद जोर नहीं होता है। लेकिन पड़ोसियों को पता नहीं, अलग लेवल की ही पीड़ा होती रहती है ना। आप सभी को पता है, जो पड़ोसी होते हैं उनको अलग लेवल की ही पीड़ा हुआ करती है, पता नहीं क्यों। ये ये चीजें तो हमें भी नहीं पता है, ये अलग लेवल की पीड़ा क्यों होती है, ठीक है। लेकिन जबकि ना उनके जेब से पैसा जाता है, ना ही उन्हें रोटी देनी पड़ती है, ना ही उन्हें कोई खर्चा कुछ भी नहीं उठाना पड़ता है, फिर भी उन्हें पता है क्यों दर्द होता है। तो जबकि, ठीक है, और कोई बात नहीं, ये सारी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है, ये सारी चीजें चलती रहेंगी और जवाब सबको दिया जाएगा। बस सही समय का इंतजार करिए, ठीक है। हम सबको सही समय का इंतजार करना होगा। जो लोग कहते हैं कि नहीं कर सकता, उनके मुंह से ये बात जरूर कहलवानी है कि हमें तुम पर भरोसा था कि तू करेगा, ठीक है। और मेरे दोस्त, समय आने दो, जवाब सबको दिया जाएगा। बस तैयारी तुम्हारी तरफ से कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर तुम कमजोर पड़ गए, ठीक है, अगर तुम कमजोर पड़ गए तो सारी चीजें जो है वो फिर गलत हो जाएंगी और पड़ोसियों की बातें फिर सही हो जाएंगी। इसलिए तुम्हें कमजोर नहीं पड़ना है, ठीक है। और मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करनी है और मेहनत दबा के करनी है, ये बातें भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। मेहनत में बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। और ये मेहनत करने के बाद जब पेपर में जब आपका नाम आएगा ना, पेपर में जो उड़ान, मेरिट लिस्ट में आपकी जो उड़ान होगी, फिर वही तय करेगी कि आसमान पर राज किसका चलेगा, पड़ोसियों को तानों का, या फिर जो मेहनत कर रहा है बालक उसका चलेगा, ठीक है। तो पड़ोसियों को भी नहीं भूलना है, मम्मी पापा को भी नहीं भूलना है, क्योंकि मम्मी पापा बहुत सारी बातें जो है मन में दबाए हुए बैठी हैं कि लोग कुछ भी तुम्हारे बारे में बोला करते, लेकिन वो तुमसे बताते नहीं है। और उनको लगता है कि हमारा जो बच्चा है एक दिन ये सब साबित कर देगा कि इस मेहनत जो कर रहा है उसकी मेहनत में दम है, वो एक दिन सफलता का परचम जरूर लहराएगा। तो मेरे भाई, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मम्मी पापा की जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरना है। बस आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।